हमारा टॉपिक है लेक्सिकल फील्ड्स एंड सिमेंटिक फील्ड्स और ये टॉपिक दिया हुआ पेज नंबर 100 पे। सिमेंटिक्स को हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करके आगे की जानिब बढ़ रहे हैं। तो लेक्सिकल फील्ड्स और सिमेंटिक फील्ड्स को देखते हैं। अल्फाज की अरेंजमेंट या लेक्सीम्स की आप ग्रुप्स में अरेंजमेंट करते हैं ऑन द एलिमेंट्स ऑफ शेयर्ड मीनिंग। ठीक है, अल्फाज या लेक्सीम स्पेशली बात हुई है लेक्सीम। ठीक है, लेक्सीम की पहले जैसे मैंने डिफाइन किया उसको अच्छी तरह अपने लेक्सीम को आपने अच्छी तरह समझना है। गो के कहते हैं टर्म लेक्सिकल फील्ड और सिमेंटिक फील्ड यूजुअली इंटरचेंजेबल है, इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन वायलर इस डिस्टिंक्शन को ज्यादा क्लियर करता है कि लेक्सिकल फील्ड बेसिकली ये है कि स्ट्रक्चर फॉर्म बाय लेक्सीम्स। लेक्सिकल फील्ड ये है स्ट्रक्चर फॉर्म बाय लेक्सीम्स। सिमेंटिक फील्ड की एक अंडरलाइन मीनिंग विच फाइंड द एक्सप्रेशन इन लेक्सीम्स कि कौन से एक्सप्रेशन जो है ना मतलब अंडरलाइन मीनिंग क्या है। अब जैसे हमने बात की कि शेयर्ड मीनिंग की बेस पे आप सिमेंटिक फील्ड्स ड्रॉ करते हैं, लेक्सिकल फील्ड्स आप उनको डिफाइन करते हैं, तो इसी की बेस पे आप कंपोनेंशियल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, लेक्सिकल फील्ड या सिमेंटिक फील्ड की बेस पे ही कंपोनेंशियल एनालिसिस होता है, आइटम्स का लेक्सिकल आइटम्स का एनालिसिस होता है। अब ये कैसे होता है देखिए कि पेज नंबर 100 पे अगली हेडिंग पे होंगे, आखिरी पेज है, आखिरी पैराग्राफ भी है कि अल्फाज के मीनिंग को जो सिमेंटिक्स के जो लोग हैं वो उनको सिमेंटिक कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट्स। सिमेंटिक कंपोनेंट्स रियल वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट्स की बेस पे जब वो बेस कर रहे होते हैं उसकी वो बुनियाद उनकी रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनकी बेस पे सिमेंटिक मीनिंग को डिवाइड किया जाता है। मिसाल के तौर पे ह्यूमन, लाइफ, डेड एनिमल, प्लांट, थिंग एक्सेट्रा। तो अल्फाज के मीनिंग को आप फर्दर स्मॉलर सिमेंटिक कंपोनेंट्स में आप फर्दर जो ब्रेक करते हैं, तो इसे कहता है कंपोनेंशियल एनालिसिस कि अल्फाज के मीनिंग को आप ब्रेक करें। कैसे कंपोनेंशियल एनालिसिस? देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल चेयर है, आप चेयर के साथ आप मजीद उसको कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं तो किस तरह करते हैं? चेयर के साथ क्या? विद बैक, विद लेग्स, फॉर अ सिंगल पर्सन, फॉर सिटिंग और रिजिड होती है। आर्म चेयर के अंदर सारी चीजें हैं। आर्म चेयर, अब ये सारे जो चीजें ना बीन बैग, सोफा, स्टूल, आर्म चेयर, ये सारी की सारी वो चीजें, ये एक आइटम है, बैठने की चीज, बैठने के लिए सारे के सारे इस्तेमाल में। फॉर सिटिंग, इन सब के अंदर कंपोनेंशियल एनालिसिस जब आप करते हैं मीनिंग के हिसाब से, तो सब के सब एक बात पे एक जैसे हैं। पेज नंबर 101 पे 101 नंबर पेज पे मैंने डायग्राम भी ड्रॉ कर दी कि आप वर्ड्स के मीनिंग की बेस पे रियल वर्ल्ड जो कॉन्सेप्ट है उनकी बेस पे उनको कैटेगराइज करें। फर्नीचर है, बैठने के लिए जो फर्नीचर इस्तेमाल होता है, और उसमें जब आप कैटेगराइज करेंगे इस मीनिंग के ऊपर बैठने वाला, तो ये सारी चीजें आएंगी। चेयर भी आएगी, आर्म चेयर भी आएगी, स्टूल भी आएगा, सोफा भी आएगा, बीन बैग भी, ये सारे आएंगे और ये सारे आपस में एक मीनिंग शेयर करते हैं। दिस इज व्हाट कंपोनेंशियल एनालिसिस, कि आप इसकी बेस पे देखते हैं कि अंडरलाइन मीनिंग किसी कंपोनेंट के अंदर क्या मौजूद है। चेयर का अंडरलाइन मीनिंग क्या है? बैठने की चीज। ठीक है, ये वो अंडरलाइन मीनिंग है जो कि ये आपस में शेयर कर रहे हैं। कंपोनेंट्स की बेस पे जब आप डिवाइड करते हैं तो आप देखते हैं, देखो चेयर, आर्म चेयर, स्टूल, सोफा और बीन बैग के दरमियान सिमिलरिटी क्या है? ये सारी बैठने की चीजें। लेकिन एक आदमी के बैठने की चीजें कौन कौन सी हैं? सिवाय सोफा के बाकी सारे हैं। अच्छा, विद लेग्स अगर देखा जाए तो सब विद लेग्स हैं सिवाय बीन बैग है। विद बैग देखा जाए तो स्टूल और बीन बैग के अलावा बाकी सबकी बैग है। रिजिड के हिसाब से देखा जाए सारे रिजिड हैं एक्सेप्ट बीन बैग। तो ये वो मीनिंग्स हैं जो सारे के सारे शेयर करते हैं। अब नीचे उसी को मैं डिस्कस करता हूं कि एक लेवल है चेयर, ये एक स्पेसिफिकेशन जो है ऐड करती है कि इससे हम क्या डिफाइन करते हैं, क्या डिस्क्राइब करते हैं? एक आदमी के लिए टू सिट ऑन, टू पीस ऑफ फर्नीचर, द आर्म चेयर एड विद आर्म टू चेयर। ये एक पीस ऑफ फर्नीचर है। अब लेवल देखिए, पीस ऑफ फर्नीचर है, कौन सा फर्नीचर का पीस? जो बैठने के लिए इस्तेमाल होता है। सो विद आर्म तो आर्म चेयर है, विदाउट आर्म है अगर चेयर ही है, बाकी सारी चीजें मौजूद हैं, तो विद आर्म जो है वो आर्म चेयर होगी, विदाउट आर्म सिंपल चेयर होगी।
तो सिमिलरली हम डिफरेंस भी दोनों के दरमियान ड्रा करते हैं। इसी के बेस पे इनके दरमियान सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस हैं कि चेयर और सोफा के दरमियान डिफरेंस ये है कि चेयर और सोफा, चेयर जो है वो एक बंदे के लिए, सोफा जो है वो ज्यादा बंदों के लिए है। और जबकि चेयर के अंदर आर्म्स नहीं होते, सोफा के अंदर आर्म्स होते हैं। ये डिफरेंसेस हैं आपस में। दिस इज व्हाट कंपोनेंशियल एनालिसिस। आप कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं मोर देन वन। अच्छा, फिर उसके बाद इस चीज को आप कंटिन्यू करेंगे तो हम इंटायर जो डिस्क्रिप्शन लेके आते हैं सेमांटिक फील्ड ऑफ वर्ड्स की, फर्नीचर आइटम्स की, तो आप किस बेस पे लेके आते हैं फर्नीचर आइटम्स की के फाइनाइट नंबर ऑफ फीचर्स हैं, इनको कंसेप्चुअल यूनिट्स आप कहते हैं लिंग्विस्टिक फीचर्स की, लिंग्विस्टिक अटरेंसेस की बेस पे। हमने एक देखा फर्नीचर, हम इस एक चीज पे आए, बैठने वाला फर्नीचर, वो फर्नीचर जो बैठने के लिए इस्तेमाल होता है। तो जब आपने वो बात की तो उससे क्या हुआ, उससे ये सारे के सारे उस कैटेगरीज के अंदर आते हैं, सारे के सारे। कंपोनेंशियल एनालिसिस में जब आप कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, ऊपर अगर आप लिखें फर्नीचर, फर्नीचर में दो हिस्से हैं फॉर एग्जांपल, एक बैठने का, एक लेटने का। आपने बैठने वाले की बात की, डिवाइड कर दिया, उसको नीचे आपने दो बार्स लगाई, बैठने वाला टू सिट एंड टू लाई। तो टू सिट जब आपने देखा तो टू सिट में फिर ये सारे आते हैं, चेयर, आर्म चेयर, स्टूल, सोफा, बीन बैग। फिर उसके बाद आपने कहा विद बैक, ठीक है। टू सिट के बाद विद बैक में फिर इलादा हो गया, विद बैक में ये वाले हैं, विदाउट बैक ये हैं, फिर विद लेग्स एंड विदाउट लेग्स, फिर फॉर अ सिंगल पर्सन एंड मोर देन वन पर्सन, फिर फॉर सिटिंग विद आर्म्स, विदाउट आर्म्स, फिर रिजिड एंड नॉन रिजिड। सो दीज आर द डिफरेंसेस। यानी कि ये एक आइटम बैठने वाला फर्नीचर, उसको आप इस तरह फिर आपस में डिफरेंशिएट भी करते हैं, सिमिलैरिटी भी देख सकते हैं, डिफरेंसेस भी देखते हैं कंपोनेंट्स की बेस पे, रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट की बेस पे। आप मीनिंग को बेसिकली डिवाइड करें, मीनिंग एक ही है, यही मीनिंग है ना। चेयर से क्या मीनिंग लिया, चेयर एक ऐसा फर्नीचर है जिसकी बैक होती है, चेयर एक ऐसा फर्नीचर जिसकी लेग्स होती हैं, चेयर एक ऐसा फर्नीचर जो एक आदमी के लिए होता है, चेयर ऐसा फर्नीचर जो बैठने के लिए है जिसकी आर्म्स नहीं होती और रिजिड है। अब ये मीनिंग की बेस पे आप सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये चार्ट के अंदर भी यही चीज एक्सप्लेन की गई है। उम्मीद करता हूं कि जो बातें मैंने भी आपके सामने बोली आपको समझ आ गई होंगी। अब आगे बात करते हैं कंपोनेंशियल एनालिसिस और डिक्शनरी डेफिनेशन, दोनों के हिसाब से चीजों को में क्या डिफरेंस है। कि जब आपने डिक्शनरी में लिखा, चेयर लिखा, तो चेयर के बारे में उसने बताया कि ये एक ऐसा फर्नीचर है जिसकी बैक भी होती है, लेग्स भी होते हैं, एक आदमी के लिए होता है, सिटिंग के लिए होता है और रिजिड होता है। लेकिन डिफरेंसेस क्या है कंपोनेंट्स में जब आपने डिवाइड किया, ये सारे कंपोनेंट्स है ना उसके, विद बैक, विद लेग्स, जिसकी बेस पे रियल वर्ल्ड से आप मीनिंग ड्रॉ कर रहे हैं। तो कहता है स्टैंडर्ड डिक्शनरी जो है वो चेयर और सोफा के दरमियान डिफरेंट डेफिनेशन के साथ वो कंट्रास्ट प्रोवाइड करती है। कि अब जब आप डिक्शनरी उठाते हैं तो क्या होता है कि चेयर के बारे में कहते हैं अ सेपरेट सीट फॉर वन पर्सन ऑफ वेरियस फॉर्म्स यूजुअली हैविंग अ बैक एंड फोर लेग्स। अब ये कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी 1995 के अंदर ये लिखा हुआ है इसी तरह जो यहाँ पर मैंने बयान किया है कि लॉन्ग upholstered seat with a back and arms for two or more people। कि सोफा के बारे में भी लिखा हुआ है और चेयर के बारे में। सोफा लॉन्ग अपहोल्स्टर्ड सीट है जिसकी बैक भी होती है, आर्म्स भी होती हैं, दो या दो से ज्यादा लोगों के बैठने की जगह, दोनों बैठने की जगह, लेकिन एक आदमी की और एक दो से ज्यादा की है। सो कंपोनेंशियल एनालिसिस यहाँ पे कहता है क्या करता है, वो सेम represent the same difference in meaning simply through the presence or absence of a single feature। जो बताता है ना वो डिक्शनरी बताती है कि ये बैठने की जगह है, सोफा दो बंदों का और ये एक बंदे का। लेकिन कंपोनेंशियल एनालिसिस सेम डिफरेंस बताता है मीनिंग में, सिर्फ बताता है कि इसके अंदर कौन सा फीचर है कौन सा नहीं है। कैसे, जैसे मैंने बात की कि चेयर के अंदर फीचर है ये बैठने के लिए और सोफा के अंदर ये चीज नहीं है, वो ये डिफरेंसेस बताता है जिसके जरिए लिंग्विस्ट जो है सुपीरियर टर्म्स को इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, कंसाइसनेस के लिए। अब यहाँ पे देखिए मजीद सुपीरियर टर्म्स को तो आपको एक्सप्लेन होगा। मैंने बात की कि वो दिखाता है कि इसके अंदर ये चीज नहीं है, ये भी फर्नीचर, ये सिमिलैरिटीज है कि सोफा भी फर्नीचर और कुर्सी भी फर्नीचर, ठीक है, और चेयर की आर्म्स नहीं है तो सोफा की आर्म्स है,
चेयर के ऊपर एक बंदा बैठ सकता है और सोफे के ऊपर 2 या 2 से ज्यादा बैठ सकते हैं। अगर आर्म चेयर है तो फिर एक डिफरेंस है, सिंपल चेयर है तो 2 डिफरेंसेस हैं। सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो वो डिफरेंसेस देख के वो बताता है कि यहाँ पे फर्क क्या है। जगह सिमिलैरिटी ये है कि दोनों बैठने की चीजें हैं, दोनों की लेग्स हैं, दोनों की बैक है, लेकिन एक के आर्म्स नहीं है, दूसरे के आर्म्स हैं। सो दिस इज व्हाट अ डिफरेंस। अच्छा, अब मजीद एक टेबल और ड्रॉ किया हमने कि दोबारा यानी कि डिक्शनरी डेफिनेशन के हिसाब से टेबल है, फॉर एग्जांपल एक वर्ड है टेबल, मैंने दूसरे तरीके से इसको ड्रॉ कर दिया है। पहले हमने आइटम को लेफ्ट साइड पे लिखा था और ऊपर मैंने उनकी क्वालिटीज लिख दी। यहाँ पे आइटम को ऊपर लिखा क्वालिटीज जो मैंने नीचे लिखनी है तरतीब के साथ, एनिमेट, ह्यूमन, फीमेल, एडल्ट। टेबल को देखें तो टेबल के अंदर ये सारी चीजें मौजूद नहीं है। तो ना तो टेबल एनिमेट है, ना ह्यूमन है, ना फीमेल है, ना अडल्ट है। हॉर्स है तो एनिमेट भी है और एडल्ट भी है, फीमेल और ह्यूमन नहीं है। बॉय है तो एनिमेट है, ह्यूमन है, ठीक है। और मैन है तो फिर क्या है, एनिमेट है, ह्यूमन है। गर्ल है तो एनिमेट, ह्यूमन और फीमेल है। वुमेन क्या है, एनिमेट, ह्यूमन, फीमेल, एडल्ट। अब यहाँ पे जहाँ पे प्लस का निशान लगा तो इसका मतलब ये हुआ, फॉर एग्जांपल हमने बॉय का लिखा तो बॉय के साथ हमने लिखा जी प्लस एनिमेट, प्लस ह्यूमन, माइनस फीमेल, माइनस एडल्ट। यानी इसमें ये 2 चीजें नहीं है, और जो चीज है उसको हमने पॉजिटिव में लिख दिया, जो नहीं है उसको हमने नेगेटिव में लिख दिया। मैन है तो प्लस ये क्या और नेगेटिव क्या। जैसे ऊपर हमने फर्नीचर के साथ लिखा कि प्लस मीन्स इसके अंदर कौन सी चीज है और नेगेटिव मीन्स कौन सी चीज नहीं है। वहां पे हमने इन एनिमेट चीजों के बारे में लिखा, फर्नीचर के बारे में यहाँ पे एनिमेट के हिसाब से एनिमेट और इन एनिमेट दोनों को जोड़ के देखा, ठीक है। टेबल के अंदर ये सारी चीजें नहीं है, लिहाजा एनिमेट भी इसके अंदर नॉन एनिमेट है, नॉन ह्यूमन है, नॉन फीमेल है, नॉन एडल्ट है। सो दिस इज द वे टू अंडरस्टैंड कंपोनेंशियल एनालिसिस के उसको जो है वो बेसिकली रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट के हिसाब से सिमेंटिक कंपोनेंट्स के मीनिंग को डिवाइड किया गया। तो इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे। ये क्वेश्चन अक्सर आता है पेपर के अंदर कंपोनेंशियल एनालिसिस का, इसीलिए मैंने इसको ऐड भी किया हुआ ताकि आपको अच्छी तरह इसके ऊपर क्लैरिटी मिल जाए। तो कंपोनेंशियल एनालिसिस और की लिमिटेशंस क्या है कि बावजूद इसके कि इसको एक वक्त तक बड़ी पॉपुलैरिटी मिली, पेज नंबर 100 पे मैं सेकंड लास्ट पैराग्राफ पे अपनी डिस्कशन को लेके चल रहा हूँ। खासतौर पे स्ट्रक्चरल सर्कल्स ने इसको बड़ी पॉपुलैरिटी दी। कंपोनेंशियल एनालिसिस के अंदर बहुत से सीरियस प्रॉब्लम्स भी हैं। एक सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है कि रिजिडिटी है इसके अंदर बाइनरी फीचर सिस्टम की, जिसके मुताबिक आप या तो कहता है पॉसिबल वैल्यू स्पेसिफिक सिमेंटिक फीचर की या प्लस है या माइनस है। बाइनरी फीचर रिजिड है इसका कि या देखें या वो एनिमेट है या नहीं है। दिस इज व्हाट बाइनरी फीचर्स कि या चीज है या नहीं है, इन दोनों में से एक साइड पे इसको कर दिया। सो प्लस या माइनस। सो ये एस्पेक्ट जो एनालिसिस का ये अनसेटिस्फैक्ट्री हो जाता है। 1970 से आगे अनसेटिस्फैक्ट्री हुआ। साइकोलॉजिकल एविडेंस जब ह्यूमन कैटेगराइजेशन के हिसाब से देखा गया तो इसको उन्होंने कहा जी कि इस तरह नहीं हो सकता कि इनके दरमियान की चीज भी हो सकती है। कंपोनेंशियल एनालिसिस जो है वो रिस्ट्रिक्टेड सिमेंटिक फील्ड तक तो चलता है, जो कि सिमेंटिक डिस्टिंक्शन को आप एब्स्ट्रैक्टेड फॉर्म में देख सकते हैं, लेकिन हर जगह ये अप्लाई नहीं हो सकता। तो सबसे ऑब्वियस इसमें जो एग्जांपल है एग्जिम की, जिसको आप नाउन के ऊपर आप अप्लाई करते हैं प्रॉपर्टीज के हिसाब से, विद लेग्स टू सिट डाउन फॉर 1%, लेकिन कहते हैं कि इसकी ये यूटिलिटी बहुत कम, ये क्लियर है। तो बावजूद इन प्रॉब्लम्स के डिस्टिंक्टिव फीचर्स का जो इस्तेमाल है कंपोनेंशियल एनालिसिस के अंदर, आज भी बहुत से लिंग्विस्ट इसको इस्तेमाल करते हैं, इसके जरिए मीनिंग्स को देखते हैं और ट्रेडिशनल इसी बेस के ऊपर जो है ना ट्रेडिशनल डिक्शनरी की डेफिनेशंस बनती हैं। अब यहाँ गौर कीजिएगा कि डिक्शनरी जब चीजों को डिफाइन करती है, वर्ड को डिफाइन करती है ना, मीनिंग 2 तरह की मीनिंग, एक वो सिनोनिम देती है, एंटोनिम देती है और साथ में डिफाइन करती है डिक्शनरी। और जब वो डिफाइन करती है तो वो कंपोनेंशियल एनालिसिस की बेस पे करती है। तो वो क्लोज चीजें सिर्फ बताती है कि ये बेसिकली चेयर एक पीस ऑफ फर्नीचर है जिसकी लेग 4 लेग्स होती हैं या लेग्स होती हैं और बैक भी होती है, सिंगल पर्सन के बैठने के लिए इस्तेमाल होती है, रिजिड पीस ऑफ फर्नीचर, ठीक है। इस तरह उसको डिफाइन किया जाता है, कंपोनेंट्स की बेस पे उसको डिफाइन किया जाता है। जबकि वो कहते हैं कि सारी चीजें आप बाइनरी फीचर्स की बेस पे डिफाइन नहीं कर सकते, जो लोग इसके खिलाफ हैं, जो इस चीज को रिजेक्ट करते हैं। लेकिन हमारी डिक्शनरी सारी की सारी इसी के ऊपर बेस करती है।
सो यहाँ तक थी हमारी बातें पेज 100 से लेके पेज 101 तक। अगर इनसे रिलेटेड आपके जहन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।